नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी और आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात। नाज़रीन, आज ख़ास मुलाकात में हम बातचीत के लिए स्टूडियो में मदु कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुणे की पहचान, मिल्लत की आवाज़ और हज़ारों दिलों की उम्मीद हाजी ज़ुबैर मेमन साहब की। ज़ुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तो नाज़रीन, हाजी ज़ुबैर मेमन साहब की ज़िंदगी खिदमत, अखलास और इंसानियत के उन पुररोशन नक़ूश से भरी हुई है जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। पैदाइश पुणे में हुई, तालीम भी यहीं से हासिल की, मगर दिल और जज्बा पूरी कौम के लिए। तालिब इल्मी से आपके अंदर एक ही तड़प थी, मिल्लत के लिए कुछ करना है और दिल खोल कर करना है। इसी जज्बे ने आपको समाजी खिदमत की जानिब माइल किया। फिर वहीं से एक सफ़र शुरू हुआ जो आज भी रुका नहीं, थका नहीं। मिल्लत के बच्चों की आवाज़ ऐवान तक पहुँचाने का ख्वाब हो, या फिर परेशान हाल लोगों को परेशानी से बाहर निकालने का काम, या फिर महाराष्ट्र के सियासतदानों, मेंबरान पार्लियामेंट, समाजी शख्सियात और हज़ारों नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना, ये सब आपकी सोच के वसात और अखलास की दलील है। आपके खिदमत का दायरा काफ़ी वसी है। आपने पुणे के हर मजहब के लोगों के लिए काम किया और बदले में ली सिर्फ दुआएं। 2004 में आपने सियासत में भी कदम रखा, इंतखाब भी लड़ा ताकि आवाम की आवाज़ ऐवान तक पहुंचा सके। शिकस्त हुई पर हौसले की नहीं। खिदमत का सफ़र न रुका न धीमा पड़ा। आज हाजी ज़ुबैर मेमन साहब खिदमत खल्क का एक चलता फिरता इस्तारा है, जो एक ऐसा कारवा जिसमें लोग खुद ब खुद शामिल होते जाते हैं और खुदा इनसे मुसलसल खैर के काम ले रहा है। तो आइए नाज़रीन, हाजी ज़ुबैर मेमन साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी ज़िंदगी के सफ़र, मुश्किलात, जदोजहद और आने वाले मंसूबे क्या है। ज़ुबैर साहब, शुरुआत यहाँ से करूँगा कि इंसान जब बड़ा होता है तो उसके जहन में एक सवाल होता है कि वो अपने परिवार के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने अहल वयाल के लिए कुछ करे। आपके अंदर ये मिल्लत का जो जज्बा है कि मिल्लत के लिए कुछ करना है, ये कहाँ से परवान चढ़ा? कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमारे वालिद साहब मरहूम हाजी इकबाल मेमन साहब, उनकी ही तरबियत का नतीजा था कि हमेशा से एक सोशल कॉज, जो कि मेमन बिरादरी में भी पाया जाता है कि सोशल वर्क का एक कॉज हमारे अंदर हमेशा रहा। और हमने कुछ ऐसी न्यूज़ें देखी, जैसे पिछले कुछ सालों पहले हमने हैदराबाद की एक न्यूज़ देखी थी कि एक मस्जिद के इमाम साहब, जो बहुत बेहतरीन मस्जिद के इमाम साहब थे, मैं वो न्यूज़ शेयर कर दूंगा, आप इसमें लगा देना। संगे मरमर वाली मस्जिद थी, बड़े बड़े झुम्मर लगे हुए थे, पर वो मस्जिद के इमाम साहब ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने की वजह ये थी कि उन्होंने ब्याज पे पैसा ले लिया था, इंटरेस्ट पे, और किसी मस्जिद के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के खर्च के लिए। और किसी वजह से वो नहीं भर पाए तो शर्मिंदगी में या डिप्रेशन में जा करके उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो हमने देखा कि हमारी मस्जिद तो बड़ी आलीशान बन गई, मदरसे बड़े बड़े बन गए, पर उनके अंदर काम करने वाले अगर इमाम साहब की ये हालत है तो आम आवाम की क्या हालत होगी। तो उसके लिए हमने एक तंजीमी ढांचा खड़ा किया जिसका नाम रखा गया महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और वो खास करके 3 सब्जेक्ट्स पे ही काम करता है। एक मुस्लिम यूथ स्टूडेंट्स के जो एजुकेशन का मसला है, सेकेंड थिंग आवाम का हॉस्पिटल का मसला हो, और थर्ड थिंग आवाम जो लोन्स के अंदर, साहूकारों के अंदर जो फंस जाते हैं तो उनको लीगल एड देना। इन तीनों मसलों के अंदर हम कहीं भी उनको पैसों की मदद नहीं करते, और इसलिए हम ज़कात खैरात जमा भी नहीं करते, किसी भी तरीके का चैरिटी जमा नहीं करते। मेरी जो तंजीम है महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये एकमात्र तंजीम है इंडिया की जो रजिस्टर तो चैरिटी में है पर चैरिटी लेती नहीं, क्योंकि हम देते भी नहीं। तो कैसे काम कैसे पूरा आज करते हैं? देश, हाँ वो मैं बताता हूँ, आज देश भर में कई ऐसी स्कीमें हैं जो आवाम को पता नहीं है, और अगर पता है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है करप्शन की वजह से। वो स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो और उन तक पहुँचे, इसके लिए हम जद्दोजहद करते हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे। आपका जो सवाल था कि महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का खर्च कैसे चलता है, तो हमने एक मेंबरशिप प्रोग्राम बनाया, क्योंकि हमको 10 से 15 लोगों का स्टाफ मेंटेन करना होता है पर ऑफिस। अगर हमारी महाराष्ट्र भर में 10 ऑफिस है तो 100 से 150 का स्टाफ है, तो खर्च तो लगेगा। बिल्कुल, तनख्वाहें देनी है बाकी। तो जो लोग हमारे पास काम करवाते हैं या जो लोगों की हम मदद करते हैं, उनसे हम अपील करते हैं और उनसे हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमसे मेंबरशिप ले। मेंबरशिप मात्र 390 रुपया है, जो मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, और जिसमें ओपन अपील की जाती है कि ज़कात खैरात का आपने पैसा नहीं डालना है, चैरिटी का पैसा नहीं डालना है, आपने सिर्फ हमारे तंजीम के मेंबर बनना है
और वैसे जो हमारे 1500 से 2000 मेंबर हैं उनके मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये पूरी तंजीमी ढांचा चल रहा है। वो जो खर्चा 300 रुपये आपने जो बताया उससे। अच्छा चलिए, आपने अपने वालिद साहब का यहाँ पर जिक्र किया कि वालिद साहब से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समाजी कामों के लिए बहुत कुछ सीखा है। तो परवरिश किस तरह की आपकी हुई, बचपन अगर किस तरह से गुजरा, और जब बड़े हुए तो ये खिदमत खल्क का जो जज्बा है वो कहाँ से परवान चढ़ा? बिल्कुल, परवरिश तो मेमन परिवार में रहने की वजह से अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा कि कॉन्वेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई और बचपना बहुत बेहतरीन गुजरा। पर जैसे जैसे हम बड़े होते रहे तो हमारे नेबरहुड में, हमारे आस पड़ोस में हमने मुस्लिम आवाम के हालात देखे जो बद से बदतर होते जा रहे थे। चाहे वो फिर कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में या उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट रही, गवर्नमेंट कोई भी हो, मुस्लिम माशरे का हाल सुधरा नहीं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पहल करनी थी। अच्छा, क्या इसमें खाली गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे या हम भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं? कहीं ना कहीं हम कमज़ोर है, वही मैं कहा कि गवर्नमेंट तो देखिए, आवाम का डेवलपमेंट का काम पहली जिम्मेदारी तो रियासत की रहती है, गवर्नमेंट की रहती है। और अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है तो उस गवर्नमेंट को बदला नहीं गया, इसके लिए हमारी गलती है कि उसको फौरी तौर पे बदला नहीं गया। इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट लाया, माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट, जिसमें देश की 6 माइनॉरिटीज़ को जोड़ा गया, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी। इनको जोड़ करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बुला करके उनके सामने 2000 5000 माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर सेशन कराया। उसकी वजह ही ये थी कि अगर गवर्नमेंट गलत है तो आपके अंदर वो मादा होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप अगले इलेक्शन में गवर्नमेंट को बदल दें। चलिए, यूथ पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि अभी हम बचपन से लेकर आपका जो सफ़र शुरू हुआ उसकी बात कर रहे हैं। बचपन से जब आप जवानी की दहलीज पे गए, आपने सामाजिक कामों की शुरुआत की, तो घर वालों का सपोर्ट इसमें कैसा रहा? इस ताल्लुक से अगर कुछ जिक्र करना चाहिए। सोशल वर्क हम जब भी करते हैं तो जो भी सोशल वर्कर आप देखोगे, कामयाब हो या पॉलिटिकल वर्कर हो या सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, नहीं, घर वालों के रहता ना कि ये कौन सा काम है सामाजिक काम, जी, बिल्कुल। दिन भर आप सड़कों पर घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इनकी मदद करें, उनकी मदद करें, अपने लिए कुछ करो, ये एक जहन में रहता है। बिल्कुल, तो क्या इस तरह का कभी रिएक्शन आया घर वालों का? बिल्कुल रहती है, पर आपको कामयाब सोशो पॉलिटिकल पर्सन तभी मिलेगा जिनको अपनी घर की औरतों का सपोर्ट हो। और मैं इस कामयाबी की दहलीज पे 3 औरतों की वजह से हूँ, मेरी वालिदा, मेरी वाइफ और मेरी लड़की। ये तीनों का इतना सपोर्ट रहा है। जाहिर सी बात है, जब हम सोशल वर्क करते हैं तो घर पे ध्यान नहीं दे पाते, ना फ्यूचर पे ध्यान दे पाते, ना इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दे पाते, और उनके सपोर्ट के बिना ये मुमकिन ही नहीं है। और कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट, और मेरे से ज़्यादा मैं समझता हूँ उनकी कुर्बानी है, उनके अरमानों की कुर्बानी है, जो हम ये खिदमत का काम कर पा रहे हैं। अच्छा, दोस्तों का सपोर्ट के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों का कैसे सपोर्ट रहा? क्योंकि आप सामाजिक कारकुन जब बनते हैं या सामाजिक कामों में लगते हैं तो दोस्त भी क्या होता है ना कि दिन भर आपके साथ घूमना, आपके पीछे पीछे रहना, वो थोड़ा सा कटने लगते हैं। तो क्या दोस्तों का सपोर्ट भी मिला आपको? दोस्तों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। हाँ, कुछ दोस्त कटे ज़रूर, पर जब हमने तंजीमी ढांचा खड़ा किए तो पहले दिन से तो हमारे पास सब्सक्राइबर या मेंबर थे नहीं, तो एक 20 से 25 लाख का खर्च था, प्रोग्राम सेट करना, ऑफिस सेट करना, स्टाफ सेट करना। तो इसमें मैं समझता हूँ हमने तो ताउन दिया ही दिया हमारी फैमिली से, बल्कि हमारे दोस्तों ने भी एक बहुत बड़ा ताउन दिया था। आपने यूथ पार्लियामेंट का यहाँ पर अभी जिक्र किया था, क्योंकि तफसील पे बात नहीं हो पाई, तो इसके शुरू करने के पीछे क्या मकसद था? आपने क्या देखा कि इसकी ज़रूरत आपने महसूस की? मैं समझता हूँ पिछले 50-60 सालों में या फिर आज़ादी के बाद से, खास करके पता नहीं उसमें मुस्लिम लीडर्स की गलती है, अब कितना सही होगा, हमारे बड़े बुजुर्गों को गलत कहना वो भी एक मुनासिब बात नहीं है, पर मुसलमानों में पॉलिटिकल बेदारी नहीं देखी जाती है कि अपने को हमारी लीडरशिप, अगर हम कुछ जगह छोड़ दे, आसाम की, जम्मू कश्मीर की, हैदराबाद की और यूपी की 1-2 सीट छोड़ दे, तो पूरे देश में मुस्लिम लीडरशिप की बेदारी नहीं है। और आवाम के अंदर ये बात आम कर दी गई है कि मुसलमानों को पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल गलत भी है। और कहीं ना कहीं आज मुसलमान कौम का जो हालात है, जिस हालात से वो गुजर रही है, वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होने की वजह से गुजर रही है। आज महाराष्ट्र में 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सीट है जहाँ से मैं आता हूँ, और वहाँ पे एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट नहीं दी गई। जीतना तो जीतेगा तब ना जब टिकट मिलेगी। और ये मैं कांग्रेस अलायंस की बात कर रहा हूँ, भाजपा की नहीं। जो मेन 2 मेजर अलायंस है, एनडीए अलायंस और यूपी अलायंस, तो जो कांग्रेस अलायंस था उसने एक टिकट तक नहीं दिया। अच्छा, वोट बैंक का शिकार अक़लियतों को, खासकर मुस्लिम की अगर हम बात करें, कि ये वोट बैंक का शिकार रहा है लगातार,
तो क्या जिसको वोट हम दे रहे हैं उससे अपने काम निकलवाने का तरीका हमको नहीं आता है? बिल्कुल, हमको काम निकालने का तरीका भी नहीं आता है और हमको सबसे पहले चाहिए कि जो हमारी कौम के नौजवान हैं वो अपने सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, एमएलएस को, कॉरपोरेटर्स को, इनसे सवाल करना आना चाहिए। और सवाल करने तब आएगा जब उनको पता हो कि कॉरपोरेटर के पास मुझे क्या काम लेके जाना है, एमएलए के पास मुझे क्या काम लेके एमपी के जाना पास क्या है, लेके एमपी के पास, और यही सिखाने का काम हम माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट में करते हैं। अच्छा, माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट का जिक्र किया, कोई तफसीली बात इस पर नहीं हो पा रही है। इसके पीछे का मकसद जो था और जो लोगों को आपने एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जमा किया, सियासी लीडरान को भी, समाजी कारकुनों को भी आपने इसमें बुलाया, तो उसका क्या कुछ नतीजा निकला, कुछ मुस्बत नतीजे देखने को मिले? बिल्कुल, हमने जो 2 बार ये इंडिया लेवल पे प्रोग्राम हुआ है, इंशाल्लाह आते साल भी ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। मैं रहूँ ना रहूँ पर ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। यूथ पार्लियामेंट तो देश में बहुत होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, पर माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट आज़ादी के बाद से कभी हुआ ही नहीं था। और अल्लाह के करम से हमको उसकी बुनियाद रखने की एक ज़रिया बने हम। और जो हमारे पहले यूथ पार्लियामेंट के अंदर स्टूडेंट्स थे, जो पहले यूथ पार्लियामेंट के अंदर कन्वेनर्स थे, आज हम देखते हैं कि अलग अलग पार्टीज़ में उनको एक अच्छे ओहदे पे जगह मिलने लग गई है। नेशनल लेवल पे कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, कोई यूथ पॉलिटिक्स में उनको जगह मिलने लग गई है। और यही इसकी वजह थी, यूथ पार्लियामेंट, माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट लेने की वजह यही थी कि मुस्लिम नौजवान जो है वो पॉलिटिकली बेदार हो। भले वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर एक मुस्लिम नौजवान इलेक्शन लड़ेगा, पर किसको लड़ाना है ये उसको पता होना ये उसको पता होना चाहिए। अच्छा, माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट का जो आपने जिक्र किया, तो इसमें क्या कुछ चीज़ें ख़ास थी जो वहाँ पर आपने तलबा को भी बुलाया? जाहिर सी बात है लीडरान तो आए ही आए, तलबा को भी, आपने स्टूडेंट को भी बुलाया, जो आज आपने बताया कि अच्छे अच्छे ओहदे पर फायज हो रहे हैं, अच्छी अच्छी पार्टियों में, मतलब अच्छे अच्छे ओहदों पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर उन लोगों के जहन क्या खुले, क्या उन्होंने खुलकर सवालात किए मेंबर पार्लियामेंट से, या जो दीगर लीडरान आए वहाँ पर किस तरह का मंजर आपने देखा? माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट का जो पूरे दिन का प्रोग्राम होता है, इसमें एक भी हमने स्पीच नहीं रखी है, क्योंकि आज का यूथ या आज के दौर में कोई भी किसी का भाषण सुनना नहीं चाहता है। यूथ पार्लियामेंट का कंसेप्ट ही यह है कि आपके सामने गवर्नमेंट और अपोजिशन, इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे हैं, आप डायरेक्ट ओपन माइक सेशन होता है स्टूडेंट्स के पास, वो सवाल करते हैं और उस सवाल का जवाब होता है, और पूरी तरीके से ये ओपन होता है। आपके जो दिल में आए वो आप सवाल करिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, एक्स जजेस होते हैं, एक्स आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, कुछ माइनॉरिटी समाज से भी होते हैं, कुछ नॉन माइनॉरिटी समाज से भी होते हैं, और वो पूरे दिन का सेशन सिर्फ और सिर्फ उनके सवालों के जवाब के लिए ही दिया जाता है। अच्छा, किस तरह के सवालात वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले तलबा की तरफ से जो वहाँ पर आए हुए थे? तो किस तरह के सवालात उनके जहन में ज़्यादा? क्या नौकरी को लेकर परेशान थे वो, या तालीम को लेकर परेशान थे वो? किस तरह के सबसे ज़्यादा सवालात तो तालीम और जो स्कॉलरशिप्स के मुद्दे थे, इसी के लिए परेशान थे, और दूसरे तबके पे नौकरी के लिए थे। एक मुझे इंसिडेंट याद आ गया, पहले यूथ पार्लियामेंट जो पुणे में हुआ था, उसमें एक हमारी बहन ने कुछ अत्याचार, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसकी जिक्र किया था कि इस तरीके से कॉलेजेस में या इस तरीके से नौकरी में मेरे साथ ये हो रहा है। तो आपने रिजल्ट पूछा था कि कैसा रिजल्ट आया, तो मैं समझता हूँ बस उसका वो सवाल पूछना था। सामने एमएलएज एमपीज बैठे थे, दूसरे दिन प्रोग्राम में वो भी शामिल थी। जी, उसने सवाल किया था मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो दूसरे दिन कमिश्नर ऑफिस से मुझे फ़ोन आता है और डीसीपी खुद मेरे ऑफिस पे आए थे, और फिर वो असर हुआ महिला को एकदम ऑन द स्पॉट, और 24 घंटे के अंदर उसको रिलीफ दिया गया। तो इस तरीके के भी हमको रिजल्ट्स कहीं ना कहीं मिले हैं। पुणे को तालीमी हब एक तरह से कहा जाता है, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर। मुस्लिम की बात करें तो वहाँ पर तालीम को लेकर किस तरह का रुझान है? पूना को ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, एजुकेशनल हब है, इसीलिए मैंने बोला। जी। और पूना के अंदर ना सिर्फ पूना की आवाम तालीम लेती है, बल्कि वेस्टर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, यहाँ के भी लोग बहुत बड़ी तादाद में पूना में तालीम हासिल करते हैं। और यही वजह है कि वहाँ का जो लिंग्विस्टिक कल्चर है, ये कॉस्मो है, सब मिलजुल के रहते हैं, और एक बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है। कहीं ना कहीं मुस्लिम तालीमी इदारों की कमी है, एक ही तालीमी इदारा है आज़म कैंपस करके, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम तालीमी इदारे या माइनॉरिटी के तालीमी इदारे खड़े हो, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को एक बेसिक रिजर्वेशन हो। जो आज हम देश भर में देखते हैं
कि माइनॉरिटीज़ हो या मुसलमान हो, इनके साथ दूजा व्यवहार किया जाता है, चाहे एडमिशन्स देना हो, स्कॉलरशिप्स देना हो, स्कीम्स देना हो, नौकरी देना हो, इसमें मुसलमानों को एक दूजा भाव दिया जाता है। तो आज वक्त की ज़रूरत है कि माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ में खास करके मुसलमान को क्लियर कट एजुकेशन का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी ये रिजर्वेशन दे दिया था, और उस जजमेंट को नहीं मानते हुए बीजेपी गवर्नमेंट ने वो रिजर्वेशन रद्द किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5% का एजुकेशन रिजर्वेशन दिया था, और ये बहाल तेलंगाना में जारी, चाहिए। तेलंगाना में 4% है, अभी तेलंगाना में जारी है। तो इस सिम्स में आप कुछ काम कर रहे हैं इस वक्त, जो एजुकेशन की या रिजर्वेशन के ताल्लुक से कुछ काम कर रहे हैं, आपकी तंजीम कर रही है कुछ काम? हम कंटिन्यूस उसके जद्दोजहद में है। गवर्नमेंट के लोगों से तलब होते रहते हैं, अपोजिशन के लोगों से तलब होते रहते हैं। हर 3 महीने 6 महीने में जो सेशन होते हैं वहाँ पे हमारे एगिटेशंस होते हैं, आंदोलन होते हैं, और हम ये जो हमारी आवाज़ है महाराष्ट्र के लिए, ये बुलंद करते रहते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि नौकरियों में भी। जो पिछड़ा वर्ग है, लोगों को एक परसेप्शन है कि मुसलमानों को मुस्लिम धर्म के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये एक गलत परसेप्शन है। वो उसको मुस्लिम रिजर्वेशन कहा जाता है, ये एक्चुअल में मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन, जो पिछड़ा तबका है, जो पिछड़ा तबका है। 56 सरनेम्स आते हैं, जिसको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में, और माइनॉरिटी का जो कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट में तय किया है और माना है कि ये जो 56 सरनेम्स है, ये पूरे के पूरे, चाहे बागवान हो, कच्ची हो, अतार, मनियार हो, इन सरनेम्स के अंदर जो लोग आते हैं इनको रिजर्वेशन होना चाहिए, और इनकी हालत दलितों से भी पिछड़ी है, तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और हमको भी ये जो वर्ड है, ये मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन ही बोलना चाहिए। अक्सर हम मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं कि वर्ड वापरा जाता है मुस्लिम रिजर्वेशन, यह है मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन। अच्छा, बच्चियों के तालीम के ताल्लुक से अगर बात करें तो पुणे का जिक्र आपने किया, या पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो बच्चियों के तालीम को लेकर वहाँ पर किस तरह का रुझान है? क्या घर वाले बच्चियों को आला तालीम दिलाने के लिए तैयार हैं, या स्कूलों की कमी है, कॉलेजों की कमी है? किस तरह की दिक्कतें आज के दौर में घर वाले तो, अब मैं समझता हूँ माशरे में ये आम हो चुकी है बात कि तालीम दिलाने के लिए तैयार है, पर स्कूलों की भी कमी है। मौलाना आज़ाद की स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं के बराबर मिलती है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाता है, और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो सीट्स बहुत लिमिटेड है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपने एक ये भी शुरू किया था, ये महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्या चीज़ है? महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमने हमारी तंजीम का नाम रखा था कुछ सालों पहले, जब हम साथ में बैठे सब, जो हमारे दोस्त यार थे, एक्टिविस्ट थे, कि एक तंजीम बनाई जाए। तो एक मशवरा आया कि तंजीम तो ऑलरेडी, जिस वक्त हमने चैरिटी में रजिस्टर किए थे उस वक्त तकरीबन 2200 उर्दू नाम वाली तंजीमें महाराष्ट्र में रजिस्टर हो चुकी थी। तो ये भी एक मशवरा आया कि ये 2201 बन जाएगी, ये अलग क्या करेगी? हमको कुछ हटके करना है और हमारे काम में रिजल्ट आना चाहिए। तो फिर एक घोष वाक्य, मराठी में घोष वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में स्लोगन जिसको बोलेंगे, एक स्लोगन इसके साथ अटैच किया गया, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, कि लोगों का हमको काम करना है तो हमको हेल्पलाइन नंबर देना बहुत ज़रूरी है। लोग प्रॉब्लम कहाँ बताएंगे? हर कोई पूना में हमारी ऑफिस पे नहीं आ सकता है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी रियासत है, शहर में भी आप नहीं जा सकते, शहर ही इतना बड़ा है तकरीबन 30-35 किलोमीटर का, तो अपनी छोटी सी प्रॉब्लम बोलने के लिए वो ऑफिस तक नहीं आएगा। तो हमने एक नंबर शाये किया, 738-786-7866, ईजी नंबर है, 738-786-786, जिसके ऊपर महाराष्ट्र भर से ही नहीं बल्कि देश भर से डेली आज की तारीख में 700 से 800 कॉल्स आते हैं। अभी भी आते हैं? अभी भी आते हैं, डेली आते हैं, अभी भी कॉल्स हमारे कॉल सेंटर में चालू है। अब 800 कॉल्स उठाने के लिए एक आदमी के बस की बात नहीं है, एक इंसान दिन भर में 60 से 100 कॉल्स हैंडल कर पाता है। तो हमारे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग कॉल सेंटर है, उसमें 8 से 10 कॉल सेंटर्स में स्टाफ है जो दिन भर में 800 कॉल्स उठाते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, उनको लीगल प्रॉब्लम है, उनको कॉरपोरेशन बल्दिया की कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशन की है, लोन की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, उसको पूरी तरीके से डील करना, उनको तो किस तरह की गाइडेंस देते हैं आप? क्या मतलब अगर किसी को माली दुश्वारी है उसमें भी कुछ हेल्प कराते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताते हैं? हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, और ना सिर्फ तरीका बताते हैं बल्कि मंजिल तक लेके जाते हैं। मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि हम किसी को भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करते, पर अगर उसका कोई हॉस्पिटल का मसला है, एक घर में कैंसर का प्रॉब्लम अगर हो जाता है, तो कैंसर का आपको भी पता है कि 10 से 20 लाख रुपए मिनिमम खर्च आता है। वो सिर्फ उस इंसान को कैंसर नहीं होता है बल्कि पूरी की पूरी फैमिली को कैंसर हो जाता है, और वो कैंसर के इलाज के अंत आए तक
वो फैमिली 20 साल पीछे चले जाती है। बिल्कुल, घर तक बिक जाता है लोगों का। सब कुछ बिल्कुल, खत्म हो जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल। कर्जे में चले जाते हैं। और आपको ये पता होगा, आप तो ये फील्ड से है, कि गवर्नमेंट के अंदर ऐसी स्कीम्स बनी हुई है खासकर कैंसर के लिए कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट करो और उस स्कीम का फॉर्म भर दो तो 100% फ्री में कैंसर का इलाज हो जाता है। फिर चाहे वो लोकल बल्दिया से कुछ फंड ले लिया जाए, कुछ स्टेट से फंड ले लिया जाए, कुछ सीएम कुछ से भी सेंटर से फंड ले सीएम लिया से भी जी। सीएम फंड भी होता है। तो ये अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर, पर उसको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं होता है, उसकी नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज है भी तो उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं पता होता है, कुछ करप्शन की वजह से। तो वहाँ पे हमारी तंजीम एक्टिव होती है और वो पूरी की पूरी उसको फंड्स किस तरीके से इजीली मुहैया हो जाए। और हाँ, मैं ये कह दूँ, ये भी जो फंड आता है ये प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आता है। आपको ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जो आता है वो प्राइवेट के लिए भी है। आपको प्राइवेट के अंदर जाना है, गवर्नमेंट भरती है प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसा। फिर चाहे वो बड़े से बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ना हो, सिर्फ वो चैरिटी में रजिस्टर होना चाहिए। वो हर शहर के लिए है। हैदराबाद में भी जो हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, उनको लाइसेंस इस बुनियाद पे दिया जाता है कि आपको 20% गरीबों का इलाज फ्री में करना है, कुछ इलाज आपको 50% में करना है। जैसा हॉस्पिटल में हिप रिप्लेसमेंट्स है, हार्ट का ऑपरेशन है, तो ये आपको 70% डिस्काउंट में करना है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और ना सिर्फ रास्ता बताते हैं, अगर वो हमारे ऑफिस पे आए बंदा तो हम पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट स्कीम है वो उसको मिलने तक उसके साथ रहते हैं और उसी की मेंबरशिप लेते हैं। अच्छा, आपने एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व स्लोगन, जाहिर सी बात है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो रद्दमल भी आपने जिस तरह से बताया कि 600-700 कॉल रोज़ आती हैं, रोज़ उसको अटेंड करते हैं और जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व भी करते हैं। मैं ये देख रहा था कि कर्नाटक से अच्छा रुझान मिला है। महाराष्ट्र में तो जाहिर सी बात आपकी तंजीम महाराष्ट्र बेस्ड है, लेकिन कर्नाटक में भी इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कर्नाटक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑफिसेस खुल हाँ, चुकी है। मैं इसीलिए पूछना चाहता हूँ, क्या दायरा आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी, मुल्क के और दीगर हमको रियासतों में? तेलंगाना के अंदर हैदराबाद, निज़ामाबाद, यूपी के अंदर लखनऊ, बिहार के अंदर सीमांचल का हिस्सा, आसाम, यहाँ से भी हमको लोग अप्रोच हुए कि हम इस तरीके का काम हमारे स्टेट में करना चाहते हैं और हम लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो बड़े बड़े शहर है जहाँ से लोग अप्रोच हो रहे हैं, कलकत्ता हो गया, लखनऊ हो गया, हैदराबाद हो गया, वहाँ पे हम जुड़ेंगे। कर्नाटका में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एंट्री हो चुकी है, हमारी ऑफिसेस खुल चुकी है और एक्टिवली काम उधर हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है, आपने जैसे जिक्र किया कि 600-700 कॉल डेली होती है, हम अटेंड करते हैं, मिल्लत को सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस तरह के प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं, किस तरह की दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं? सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स एजुकेशन की स्कॉलरशिप्स में और हॉस्पिटल इश्यूज में आते हैं। ये दो खर्च ऐसे हैं, इंसान भले कितना ही गरीब क्यों ना हो, वो अपना घर खर्च तो निकाल ही लेता है, पर अपनी आल औलाद को पढ़ाने के लिए फ़ीस, एडमिशन का खर्च, और अल्लाह ना करे अगर हॉस्पिटल की कोई आफत आ पड़ती है तो उसमें वो पूरी तरीके से टूट जाता है और उसी वक्त वो मदद लेने के लिए बाहर निकलता है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे मिल्लत के मसाइल का जिक्र कर रहे थे, तो ख़वातीन में या आम जो मसाइल हैं उसमें तलाक है, जहेज़ है, या इस तरह के बहुत सारे मसले पेश आते हैं। तो क्या इस जानिब भी आपकी तरफ से या आपकी तंजीम की तरफ से कुछ मसले को सुलझाने के लिए कुछ काम किया जा रहा है या बेदारी का कुछ काम किया जा रहा है? देखिए, मसले तो कौम और मिल्लत में बहुत है। अगर हम लिस्ट बनाने लग जाए तो हमको 6 घंटे का प्रोग्राम भी कम पड़ेगा सिर्फ मसले गिनने के लिए। पर जिस तरीके से आपने बताया, जो लेडीज़ के मसले हैं, जो फैमिलीज़ के अंदर तलाक आम हो रहा है, इसके लिए हमने हमारी तंजीम में एक वुमन सेल बनाया है और एक उलमाओं का भी सेल बनाया है। तो उसमें वो पूरी कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे कोई मसले आए तो उनको कंसल्टेशन किया जाए और उसके ऊपर एक मेहनत जारी होती है। सिर्फ उसके वीडियोस वगैरह नहीं बनाते। अच्छा, मैं ये भी देख रहा था कि आप कुछ भी इस तरह का नया काम शुरू करने से पहले उलमा जो है उनसे मशवरा भी लेते हैं, क्या इस ताल्लुक से कुछ अगर जानकारी दे सकें? उलमा जो है मुसलमानों के कौम के सरों के ताज है और ताज के बिना तो कोई राजा बादशाह बन ही नहीं सकता है। तो बिना उलमाओं के सदारत के हम कोई काम में आगे बढ़ते ही नहीं है। सिर्फ मशवरा ही नहीं बल्कि उसकी सदारत भी उनके पास, रहनुमाई भी पूरी रहनुमाई रखते हैं और साथ में रखते हैं। अच्छा, एक अहम मोड़ की तरफ लेके जाना चाहूँगा, या सियासत में आपने कदम रखा। आप शायद ग़ालिबन 2024 में इलेक्शन लड़ा आपने? जी, 2024 में इलेक्शन लड़ा, हालांकि शिकस्त हुई लेकिन हिम्मत नहीं हारे। तो ये सियासत में जाने का कहाँ से ज़हन में आया? जब हमने सोशल वर्क शुरू किया तो पहले साल में ही हमको ये बात समझ में आ गई कि आपको अगर कामयाब सोशल वर्कर बनना है, कामयाब से मेरा मायना है
सक्सेसफुल, जो रिजल्ट दे सके। तो हर सोशल वर्क की कामयाबी पॉलिटिकल पावर में ही छुपी है। जब तक पॉलिटिकल ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, आप कोई सोशल वर्क कामयाब तरीके से नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल पावर हाथ में लेने के लिए मुसलमानों को खुद फील्ड में उतरना ज़रूरी है। मैंने 2024 में इलेक्शन भी लड़ा। फिलहाल मैं आज़ाद समाज पार्टी जो है चंद्रशेखर आज़ाद साहब की सांसद है वो नगीना से, उनका महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और आगे क्या इरादा है सियासत में, मतलब फिर दोबारा इलेक्शन लड़ने का इंशाल्लाह इरादा है? मैं 2029 में एमएलए का इलेक्शन पुणे से वापस लड़ूंगा, जो हड़पसर विधानसभा है, मुस्लिम बहुल विधानसभा है। और कोशिश करूंगा कि ना सिर्फ हड़पसर में बल्कि 50 नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसी तैयार करूं जो महाराष्ट्र में विधानसभा लड़े और सदन में अच्छा, जाकर विधानसभा के तो चलिए तो बड़ी चीज़ हो गई। शुरुआत आदमी करता है बल्दिया वगैरह से, तो क्या बल्दिया वगैरह में भी आपने कोशिश की है कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं उसमें नुमाइंदगी मिले आप लोगों को? नहीं, बल्दिया में मैंने कोशिश नहीं की। नहीं, आपके लिए नहीं, मतलब आपकी तंजीम की तरफ से, या कुछ लोगों को सपोर्ट करें कि भाई आप आइए इसमें, इस मैदान में तो आइए कम से कम। बिल्कुल, माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट में हम जब काम करते हैं और जो एक्टिव मेंबर्स हमारे 5000 स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो वो सिर्फ बल्दिया ही नहीं बल्कि बैंक्स के इलेक्शन, सोसाइटीज़ के इलेक्शन, कैंपस के इलेक्शन, सभी इलेक्शंस में हम हमारे कैंडिडेट्स को सपोर्ट भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर जगहों पे वो अपनी नुमाइंदगी करे। बल्दिया तो काफ़ी बड़ा हो गया, जो छोटे छोटे मैं इलेक्शन इसीलिए बोला कि लोकल बॉडीज़ के जो क्योंकि इलेक्शन वहीं से जो है शुरुआत youth होती और है ना, स्टूडेंट तैयार होते हैं। शुरुआत मुझे होती है। इलेक्शन लड़ना क्यों है, मुझे कैंपेनिंग कैसे करनी है, मुझे लोगों की खिदमत कैसे अंजाम देनी है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं इस तरीके से। अच्छा, आपको क्या लगता है आज के नौजवान को, खासकर मुस्लिम को, सबसे ज़्यादा किस तरह की मुश्किलात का सामना है, क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं उनको आगे बढ़ने में? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो कौम है उसके अंदर आज हमको 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई वाले नौजवान तो मिल जाएंगे, पर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेसमैन का घराना हो, चाहे अमीर घराना हो, चाहे गरीब घराना हो, आपको आपके नौजवानों को, आपका अपने बच्चों को ग्रेजुएट ज़रूर बनाना है। क्योंकि जब तक वो पूरी तरीके से तालीम याफ्ता नहीं होंगे, एक ग्रेजुएट पर्सन बन के बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो खुद का, खुद की फैमिली का और खुद की सोसाइटी का एक बेहतर अंदाजे में लीड नहीं कर सकते। उनकी जो सोच है वो नैरो रहेगी। जब आदमी तालीम लेता है तो उसका जहन खुल जाता है, और जब जहन खुल जाता है तो ना सिर्फ खुद की डेवलपमेंट बल्कि वो अपनी सोसाइटी की भी डेवलपमेंट में सोच सकता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। आप देखोगे कि शहरों के अंदर जहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है, चाहे वो दिल्ली हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, वहाँ पे हमने देखा है कि सत्ता जो फ़ौरन बदलती है, पॉलिटिशियंस को फ़ौरन बदल दिया जाता है। हमने बीजेपी की भी सत्ता देखी दिल्ली में, कांग्रेस की भी देखी, आम आदमी पार्टी की भी देखी। क्योंकि जब आवाम पढ़ी लिखी होती है तो वो डिसीजंस लेने लगती है और वो भेड़ चाल नहीं करती है, शीप्स के जैसा पीछे पीछे नहीं चलती है। आपको गांव खेड़ों में जहाँ पढ़ाई लिखाई कम होती है वहाँ पे वो सालों साल 20-20, 30-30, 40-40 साल एक ही पार्टी को वोट किए जा रहे हैं, एक ही नेता को वोट किए जा रहे हैं। बदलाव नहीं होता, बदलाव नहीं हो पाता है। पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हर तरीके के बदलाव के लिए। चलिए, वक्त की अब कमी है, चलते चलते कोई मशवरा देना चाहें नौजवान को या मिल्लत को आगे बढ़ने के लिए, किस तरह से वो कदम आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, मुस्लिम नौजवान चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे देश भर में कहीं का भी हो, उनसे मैं ये बिल्कुल अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। और तालीम हासिल करने के बाद ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपका जन्म मुस्लिम कौम में हुआ है तो इस कौम के लिए कुछ ना कुछ आपको करना है। यही सीख हमको इस्लाम देता है, यही सीख हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है हमको, यही चीज़ हमको वली अल्लाह ने दी है, यही चीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने दी है कि आप जब भी अपने पैरों पे खड़े हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नौजवानों को नौजवानी में ही सोशल वर्क करने लग जाना है या कौम की खिदमत में लग जाना है, पर जिस दिन आप सेटल हो जाए, जिस दिन आपका घर, नौकरी, कारोबार सेट हो जाए, समाज के लिए भी कुछ सोचें, मिल्लत के लिए कुछ सोचें। यू हैव टू गिव बैक टू योर सोसाइटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आप मुंसिफ टीवी में आए और हमारे नाजरीन को अपना कीमती वक्त दिया और मशवरे भी दिए। तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम यकीनन हमारे लिए भी एक सबक, एक पैगाम और एक तहरीक था। हाजी ज़ुबैर मेमन साहब ने जिस खुलूस, हिम्मत और लगन के साथ कौम व मिल्लत की खिदमत की है, वो हर उस शख्स के लिए मशाल राह है जो अपने मुआशरे के लिए कुछ करना चाहता है। पुणे से निकलकर महाराष्ट्र तक और फिर दीगर रियासतों तक आपने जिस तरह लोगों के दिल जीते, इनकी मुश्किलात हल की और एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व जैसी मुहिम के ज़रिए खिदमत के दायरे को फैलाया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हाजी ज़ुबैर मेमन साहब की मिशन को मज़ीद तक़वियत दे, इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और हम सब को भी इंसानियत और मिल्लत की खिदमत का सच्चा जज्बा अता करें। इजाज़त दीजिए, आदाब।